ओके, शुरू करते हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, आ गया। ओके, तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार। प्राणदारा फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे जो सेशन है, उस टॉपिक से हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, कोई एक जना कोई अनम्यूट है। पहले अनम्यूट पहले म्यूट करना पड़ेगा सभी को। जो लोग अनम्यूट है वो अपने आप से म्यूट हो जाएं प्लीज। वीडियो भी ऑडियो भी म्यूट कर लें सभी लोग। वीडियो ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी नहीं तो अच्छी। यार, ओके, शुरू करते हैं। कोई भी अगर अनम्यूट हो तो वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कई लोगों को जरूरत होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा स्पाइन पाल्पेशन, करेक्शंस एंड बोन सेटिंग, उसके ऊपर है। तो अरे यार, तो उसके बारे में आज हम लोगों का एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो उसके लिए हम जो है इनवाइट करेंगे डॉक्टर पुनीत चौबे जी को। वो आपको स्पाइन पाल्पेशन के बारे में बहुत अच्छे से डीपली थोड़ा आपको समझाएंगे, जितना भी उनको अच्छे से टाइम मिल पाएगा। और उसके बाद उसकी करेक्शंस वगैरह ऐसा भी है, वो चल बताएंगे। रहा के नाम लेकर हैं। अरे यार, सर जी, आप किसी को एडमिन सब एडमिन बना दो और उनको बोलो सारे लोगों को। सर मैं म्यूट खुद कर रहा हूँ फिर भी अनम्यूट हो रहे हैं। ओके, तो मैं डॉक्टर पुनीत चौबे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप अपने आप को अनम्यूट करके और सेशन शुरू कीजिए प्लीज। ये बढ़िया है भाई, जो मैप पे जगाड़ दी। दुष्यंत रावल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। म्यूट। ठीक है, ठीक है, चौबे जी शुरू कीजिए सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिफोर गोइंग फॉर द वर्कशॉप, दिस इज द काइंड ऑफ वेबिनार जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू गिव यू आवर बेस्ट इन द वर्कशॉप। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा से अच्छा बता सकें। और कैरोप्रैक्टिक की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और कई बार लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम 3 दिन में क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। तो मेरी अगर बात करी जाए तो मैंने अपने जीवन में मोर देन 44 वर्कशॉप्स करी है सीखने के लिए। उसके बाद फिर से मैं पढ़ाने के लिए अभी पिछले 4 साल से लगा हुआ हूँ। और तो ये ठीक उसी तरीके से है कि एक दिन में किसी को कार की ड्राइविंग नहीं आती है। हम कार पे अगर बैठा दें किसी को तो एक दिन में ड्राइविंग नहीं कर सकते। और इसके लिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। रही बात कि 3 दिन में हम क्या चीजें कवर करते हैं, तो 3 डेज में हम सारी चीजें कवर करेंगे, जो कि स्पाइन और पेरीफेरी प्लस बेसिक एनाटॉमी। मोर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए, और बीच में इंग्लिश भी मैं यूज करूंगा जिससे कि लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। We will mix the things and we will cover all the things before going for the workshop, जिसमें practical sessions ज्यादा रहते हैं। और we will cover the whole spine, we will cover the periphery। स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो स्पाइन में भी जैसे कि स्पाइन के मॉडल हैं, तो हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। फर्स्ट इज सर्वाइकल स्पाइन, सेकंड इज थोरेसिक स्पाइन जिसको मिड ऑफ द स्पाइन बोलते हैं, लोअर पार्ट है जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, और साथ ही साथ पेल्विक भी इसमें जुड़ा रहता है। तो स्पाइन के साथ साथ में हम पेल्विक को भी कवर करते हैं। और मेरा ये मानना है कि पेल्विक का बहुत बड़ा रोल है। किसी ने मैसेज किया, अभी वॉइस तो आ रही है ना क्लियर? Getting the voice clear? वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर, ठीक है। Okay. So pelvic also plays a very big role in our day-to-day life. We see a lot of patients who are suffering from neck pain and back pain. धर्मेंद्र सर, मैं ज्यादा इंग्लिश यूज करूं या हिंदी यूज करूं? मीडियम चल जाएगा, हिंदी हिंदी ज्यादा यूज करना है।
ठीक है। Whatever you तो comfort. ज्यादातर हमारे पास में नेक पेन और बैक पेन के केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आफ्टर कोविड के बाद में से सब लोग काफी ज्यादा लैपटॉप मोबाइल ये सब यूज कर रहे हैं, तो उनका सर्वाइकल स्पाइन जिसपे काफी लोड पड़ता है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और लंबर स्पाइन इफेक्ट काफी पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें डे टू डे बहुत ज्यादा नेक पेन और बैक पेन के पेशेंट मिल रहे हैं। बट जो रिसर्चेस कही जा रही है वो ये कहती है कि ये इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, दैट वी सी ए लॉट ऑफ केसेस फॉर लंबर एरिया लो बैक पेन के केसेस बहुत मिल रहे हैं, विच इज बेसिकली मिसडायग्नोस्ड, जो कि गलत तरीके से डायग्नोसिस कर लेते हैं हम लोग, डॉक्टर्स भी मिसडायग्नोस करते हैं कि वो लंबर एरिया का पेन है, और पेशेंट हमारे पास में आकर के बोलते हैं कि मेरे को L4 L5 की प्रॉब्लम है, या L2 L3 की प्रॉब्लम है, या डिस्बल्ज है, जो कि उसके MRI में लिखा रहता है। बट जो हम एडवांस रिसर्चेस कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो डिसबल्ज है दैट इज बेसिकली जनरेटिंग फ्रॉम सम अदर मिसप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रखा है हमारी पेल्विक एरिया में, मॉल फंक्शनिंग हो रखी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे उसको हम एसेस करेंगे, बेसिकली दो तीन तरीके के डिस्प्लेसमेंट है, डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, मैं डिसलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। वो डिस्प्लेसमेंट भी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, पोस्चर की प्रॉब्लम है, या कहीं जर्क लग गया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सबसे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ढेर सारे मैक्रो ट्रॉमास होते हैं। देयर आर डिफरेंट मैक्रो ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब चोट लगना, स्पाइन में जर्क आती है और उसके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं ना कहीं डिसबल्ज हो जाता है। जैसे कि ये स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दो हड्डियां दिख रही हैं, इनके बीच में जो व्हाइट कलर का है इसको डिस्क बोलते हैं, और येलो कलर का जो है उसको हम नर्व्स बोलते हैं, और ये डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाती है और नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ढेर सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको बोलते हैं कि साइटिका हो गया। व्हाट इज साइटिका? साइटिका इज बेसिकली द कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व, तो साइटिक नर्व जो जा रही है उसका कंप्रेशन को साइटिका बोलते हैं। इधर की एरिया में अगर कोई नर्व कंप्रेस कर रही है तो पेशेंट विल कंप्लेन विद द पेन इन द नेक रीजन विच इज रेडिएटिंग इन द हैंड्स, जो जहां से दर्द शुरू होकर के हाथों में जा रहा है, as well as the neck pain के साथ साथ he will complain of the numbness tingling sensation, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे चींटियां काट रही हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेस कर रही होती हैं, और वो नर्व जिस एरिया में सप्लाई कर रही है उस एरिया में, दैट इज द कोर्स ऑफ द नर्व रूट, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, इम्पिंचमेंट होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? देयर आर डिफरेंट टेस्ट टू रूल आउट वेदर विच नर्व इज कंप्रेसिंग। मायोटोम्स होते हैं, जो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे उनको पता होगा मायोटोम्स के बारे में, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। मायोटोम्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उससे आपको पढ़ाई मिल जाएगी, या फिर जब हम वर्कशॉप लेंगे उस समय आपको हम बता देंगे। और ये होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्टिब्रा का ट्विस्टिंग हो जाती है। जैसे ये वर्टिब्रा मैंने ट्विस्ट कर दी है ना, तो ये वर्टिब्रा इस तरीके से ट्विस्ट कर गई, और इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेस कर रही है। तो डे टू डे लाइफ में पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले ही यूज टू गो टू कंसल्ट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाकर के दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट लेना शुरू करते हैं। बट अगर सोचिए कि मेरा ये हाथ है और ये इस तरीके से टेढ़ा हो गया, या ये हाथ इस तरीके से टेढ़ा हो गया, और मैं दुनिया भर की दवाइयाँ खाता रहूँ, मसल रिलैक्सेंट खाता रहूँ, तो ये यहाँ पे जो पेन हो रहा है, जो हमारा हाथ मुड़ने की वजह से पेन हो रहा है, उस पेन का जो टेंडेंसी है, जो पेन जा रहा है ब्रेन को सिग्नल, वो हम अगर पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं तो उस चीज को ब्लॉक कर देता है। बट ये पेन तब तक रहेगा जब तक ये हाथ मेरा सीधा नहीं हो। तो कोई भी दवाई दुनिया में नहीं है जिससे कि हम कोई पार्ट अगर डिस्प्लेस हो गया है या मॉल फंक्शनिंग हो गई है तो उसका रोटेशन है कहीं पे, उसको हम दवाई से ठीक कर सके। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो हम आपको बताएंगे इस वर्कशॉप में हाउ टू क्विक असेस द पेशेंट, हाउ टू डू द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, वेदर विच स्पाइन इज इन्वॉल्व, विच वर्टिब्रा इज इन्वॉल्व, विच नर्व इज इन्वॉल्व, वेदर द नर्व इज कंप्रेसिंग और नॉट कंप्रेसिंग, और उसको फाइंड आउट करने के बाद में वील गो फॉर द ट्रीटमेंट। मेरा ये मानना है कि ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा है नहीं, वो आप कोई भी कर सकते हैं।
और बेसिक जो सबसे बड़ी चीज है वो है असेसमेंट करना, पार्ट का असेसमेंट करना, कि हम कैसे असेस करेंगे कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा नर्व इन्वॉल्व है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। और कायरोप्रैक्टिक के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक इज बेसिकली द एडजस्टमेंट जिसमें हम बोनी एडजस्टमेंट ज्यादा करते हैं। ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक बहुत बोला जाता है, क्या है ऑस्टियोपैथी, क्या है कायरोप्रैक्टिक। तो ऑस्टियोपैथी में बेसिकली हम जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा लंग्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इन सब का एडजस्टमेंट हम करते हैं। और ऑस्टियोपैथी में पूरे बॉडी को एक यूनिट मान करके चलते हैं। और बेसिकली कायरोप्रैक्टिक इज इक्वल टू बोन एडजस्टमेंट, जैसा कि सर ने पहले बताया, धर्मेंद्र सर ने, कि हाँ इसको हम बोन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम बोन का एडजस्टमेंट कहते हैं, बोन की सेटिंग करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं। एक शब्द आता है व्हाट इज मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो बेसिकली देयर आर 5 ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। जो हम मैटलेन टेक्निक पढ़ाई करते हैं अपनी, उसमें 5 ग्रेड्स होते हैं मोबिलाइजेशन के। मोबिलाइजेशन भी ये चीज हो गई कि किसी भी पार्ट को हम मोबिलाइज करना, उसमें गति प्रदान करना। गति क्यों प्रदान करना है? क्योंकि वो पार्ट किसी न किसी तरीके से स्टक कर गया है, किसी न किसी वजह से उसमें मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट करने के लिए हमको मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। मोबिलाइजेशन के लिए जिस पार्ट का मोबिलाइजेशन करना है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट को हमको पकड़ के रखना पड़ता है, स्टेबलाइज करना होता है, और डिस्टल पार्ट को इस तरीके से मोबिलाइज करते हैं। 5 ग्रेड्स मैंने बताया कि देयर आर डिफरेंट 5 ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन के ग्रेड से अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये ग्रेड 1 का मोबिलाइजेशन है। और इसकी अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो ग्रेड 2 का मोबिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम मोबिलाइजेशन को बढ़ाते रहते हैं। वॉइस लैग सर। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन दे करके मैं बता देता हूँ। आगे आगे जल्दी आइए, मेरे पास नहीं, फटाफट आइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ ठीक है अपना। जैसे ये साहब हैं, इनका अगर मैं मोबिलाइजेशन करूँ तो जो डिस्टल पार्ट है उसको हमने स्टेबलाइज किया, प्रॉक्सिमल पार्ट को पकड़ करके हम प्रॉक्सिमल पार्ट को इस तरीके से मोबिलाइज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन, दिस इज ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन। हम उसकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। दिस इज ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन, दिस इज ग्रेड 4, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ग्रेड 5 में एक हम थ्रस्ट देते हैं। तो बेसिकली जो हमने एक थ्रस्ट दिया दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन। मोबिलाइजेशन का ही एक पार्ट है जिसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो ग्रेड 5 का अगर हम थ्रस्ट दे रहे हैं तो बेसिकली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, एक हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देते हैं विच इज नोन एज हाई वेलोसिटी थ्रस्ट। जैसे ये है, इनको हमने पकड़ करके इस तरीके से थ्रस्ट दिया, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। वो कैसे करना है, कहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना है, कितना हमको बॉडी वेट अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और बेसिकली मेरा ये मानना है कि कायरोप्रैक्टिक में आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग बस एडजस्टमेंट 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 के ऊपर लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉल्स एडजस्टमेंट नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमें एक स्पाइन प्रॉपर तरीके, पल्पिटेशन के बारे में आप बता रहे थे कुछ। जी स्पाइन पल्पिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, स्पाइन ही पल्पेशन के बारे में बात हो रही है। क्या कंफ्यूजन है उसमें? नहीं, वो कायरोप्रैक्टिक सेम वो सेम ही चीजें चल रही है जैन साहब, वो कोरिलेट करके बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। आपको कोई कंफ्यूजन है मेरे को इधर मैसेज डालिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप सही चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, चलिए कंटिन्यू करिए। तो मैनिपुलेशन वही है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम असेसमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं। स्पाइन के बारे में ज्यादा जानना है तो बेसिकली तो हम वर्कशॉप में बताएंगे। अभी जानना चाहते हैं तो अभी बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो जहां बोलेंगे, जो बोलेंगे वो हम बता दूंगा। बेसिकली स्पाइन को 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट इज सर्वाइकल स्पाइन, दूसरा थोरेसिक स्पाइन, और तीसरा है लिम्बर स्पाइन। जो सर्वाइकल स्पाइन है वो सबसे ज्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसमें मतलब प्लीज अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। तो मन जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं बार बार हो जाते हैं, पता नहीं कैसे म्यूट। प्लीज म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है।
अच्छा ठीक है। तो बेसिकली 3 भागों में बांट दिया, एक सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन। तो सर्वाइकल स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल स्पाइन एक ऐसा स्पाइन है जिसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मोबिलिटी। मैं अपनी गर्दन को इधर भी घुमा सकता हूँ, इधर भी घुमा सकता हूँ, पीछे भी लेकर के जा सकता हूँ, आगे भी लेकर, और सरकमडक्टरी मूवमेंट है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारे तीनों स्पाइन की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में है। उसके बाद लंबर स्पाइन में मोबिलिटी आती है, और जो थोरेसिक स्पाइन है that is responsible for less mobility and more stability। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराती है हमारी थोरेसिक स्पाइन। तो थोरेसिक स्पाइन का काम है स्टेबिलिटी देना, क्योंकि ये रिब केस से जुड़ी हुई है, और रिब केस की वजह से, जुड़ने की वजह से क्या है कि इसके अंदर में हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स है, हार्ट है, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें बनी होती हैं। इनमें से बाकी सारी चीजें तो मैं वहां डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, बताऊंगा। थोड़ा सा सर्वाइकल स्पाइन के बारे में आपको आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वाइकल स्पाइन की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बेसिकली अगेन वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज अपर सर्वाइकल स्पाइन, देन मिडिल सर्वाइकल स्पाइन, एंड लास्ट में आता है लोअर सर्वाइकल स्पाइन। अपर सर्वाइकल स्पाइन में C1 C2 आता है। बेसिकली 7 वर्टिब्रा इसमें होती हैं। देयर आर 7 वर्टिब्रा इन सर्वाइकल स्पाइन। तो उसमें 7 वर्टिब्रा में जो शुरू की 2 हैं, C1 और C2, इसको हम अपर सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी प्रकार का सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे नर्व कंप्रेस कर रही है तो उसकी वजह से उसको हेडेक होगा, जिसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। या माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम है तो माइग्रेन वगैरह, ये सारी चीजें C1 C2 की वजह से होती है। और अगर कॉम्प्लिकेशन की भी बात करें तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कहाँ होगा, वो सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 में ही होता है। दैट इज वेरी रिस्की पार्ट, जिसको हमें बहुत सावधानी से मैनिपुलेशन करना चाहिए। और सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा में किसी भी प्रकार का स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। ऊपर से अगर हम पाल्पेट करते हुए आए तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा हमें मिलती है जिसका स्पाइनस प्रोसेस होता है उसको हम सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा बोलते हैं। मिडिल सर्वाइकल स्पाइन में C3 C4 C5 आता है, और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में C6 C7 आता है, जो वर्टिब्रा के नाम है। तो जो स्पाइनस प्रोसेस की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो स्पाइनस प्रोसेस है वो C7 वर्टिब्रा का होता है, और C6 वर्टिब्रा में मोबिलिटी ज्यादा होती है। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि C6 वर्टिब्रा में मोबिलिटी ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा का है वो स्पाइनस प्रोसेस, वो C7 वर्टिब्रा का होता है। इस तरीके से हम उसका पल्पेशन करते हैं, पल्पेट करके हम देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर से आ रहे हैं, फर्स्ट बोनी प्रोमिनेंस जो मिल रहा है वो C2 वर्टिब्रा का है, फिर C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, जिसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। और C7 वर्टिब्रा का ये जो स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज्यादा बड़ा रहता है। ये यहाँ पे सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन है। तारा किरण जी कुछ कह रहे हैं क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही है लेकिन माउथ चल रहा है, मुझे लग रहा है शायद आप कुछ कह रहे हैं। यू आर फाइन? वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ओके। तो जो मैं मोबिलिटी की बात कर रहा था, C7 में बहुत ज्यादा है। इसके बाद थोरेसिक स्पाइन शुरू हो जाता है, तो दिस इज नोन एज सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन। द जंक्शन बिटवीन सर्वाइकल स्पाइन एंड थोरेसिक स्पाइन, दैट इज नोन एज सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन। और ये जो हमारी फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइन है उसको एटलस बोलते हैं, और जो सेकंड सर्वाइकल स्पाइन है उसको एक्सिस बोलते हैं। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है, और उसके बाद सारी वर्टिब्रा शुरू होती हैं। असेसमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। सर एज ए व्यूअर मैं एक क्वेश्चन आपसे जनरली करना चाहता हूँ कि जैसे स्पाइन पेल्पेशन जो चीज है उसको हम किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि एक क्या प्रोसेस है या क्या चीज है, इसका हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं? थोड़ा सा इसको एकदम डिस्क्राइब कर दो थोड़ा अच्छे से। स्पाइन पाल्पेशन के लिए हमको पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाना पड़ता है, और स्टार्टिंग हम इधर से करते हैं, आर्च ऑफ एटलस से जाते हैं। तो पहला जो हमें गड्ढा मिलता है दैट इज नोन एज आर्च ऑफ एटलस। हालांकि मैंने बताया सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा का कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, तो फर्स्ट जो बोनी प्रोमिनेंस हमें मिलेगा वो सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा का बोनी प्रोमिनेंस मिलता है। तो ऊपर से हम अगर नीचे जाएंगे तो गड्ढा मिला, दैट इज आर्च ऑफ एटलस। उसके बाद जो बोनी प्रोमिनेंस मिलता है वो सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा होती है। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा है। और सबसे ज्यादा जो उभार निकला हुआ है, जो सबसे ज्यादा उभार निकला हुआ है वो सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा का है।
कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये C7 है या C6 है, तो उसके लिए मैंने बताया कि C6 वर्टिब्रा में मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, उसमें ज्यादा मोबिलिटी होगी और लेस मोबिलिटी होगी C7 वर्टिब्रा में, क्योंकि वो C7T1 का जंक्शन बना रहा है, दैट इज सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन। एक सेकंड रुकेगा, मैं अपने एक स्टाफ को बुला लेता हूँ। लास्ट के 10 या 5 मिनट्स में फिर क्वेश्चन लेंगे, जिन लोगों के क्वेश्चन भी होंगे उनको ले लेंगे। तब तक सर अपना जो है लेक्चर है वो प्रैक्टिकल वो पूरा कर लेंगे। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड के लिए खाली बस रुक जाइए, बस एक मिनट। जी जी। पल्पिटेशन में डायग्नोसिस क्या करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है? हाँ, अब वो यही बता रहे हैं कि इसमें हम स्पाइन का जो स्पाइन प्रोसेस है उससे समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो उसको कैसे हमें देखना है, वो सारा ही अभी वो बता रहे फील फील हैं फील जो करना है। उनका। हाँ हाँ, फील करके टच करके पता लगाएंगे। तो वन बाय वन वो बताएंगे, जितना भी पॉसिबल होगा ना बेस्ट से बेस्ट रहेगा, उसी तरह से लेके चल रहे हैं। पल्पिटेशन का बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा भी थोड़ा सा हो जाए तो। अरे भाई, जब हम पल्पिटेशन नहीं होता है, पहली चीज तो पाल्पेशन होता है, अब ठीक है, दैट इज पल्पेशन नोन का एज पाल्पेशन। पल्पेशन का अब जी, हम हाँ, लोग है बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। ना सुनिए, अन सुन तो लीजिए साहब। अनएजुकेटेड पाल्पेशन का लोग हैं। मतलब होता है पाल्पेट करना, पाल्पेट करने का मतलब होता है छूना। क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, अच्छा, आप दिखाई दे रहा हूँ? हाँ अब दिखाई नहीं, हाँ, अभी नहीं दिखाई दे रहे। आप तो दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे से। गो नहीं सर, नहीं अच्छा, नहीं। हाँ 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 अब दिख रहे, अब दिखे हैं, गए। हाँ, दिख रहे हैं अब ना? दिखे हैं। तो भाई, जैसे कि हमारे पास में कोई भी पेशेंट आए, इस तरीके से कोई पेशेंट आए, उसको नेक पेन की शिकायत है, अभी दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ यस हाँ, पूरा। ठीक है, तो उसको नेक पेन की शिकायत है, यहाँ पे हो सकता है उसको पेन हो रहा हो, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। एक फॉल्स एडजस्टमेंट मैंने बताया कि जिसमें आप कुछ भी नहीं असेस करते हैं और पेशेंट का कैरोप्रैक्टिक कर देते हैं, उससे क्या होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम पल्पेट करेंगे, इधर से जाएंगे, पहला हमें गड्ढा मिला, पता चला। दूसरा जो है, फर्स्ट स्पाइनस प्रोसेस मिल रहा है, दैट इज C2। तो हमको पता चला कि ये C2 वर्टिब्रा है, और उसके नीचे C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 मैंने बताया सबसे ज्यादा बोनी प्रोमिनेंट रहेगा इसमें। और अगर कंफ्यूजन होता है तो हम मोबिलिटी के लिए बैठिए, मोबिलिटी के लिए चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का कौन सी वर्टिब्रा में मूवमेंट ज्यादा है। अगर ये मूवमेंट ज्यादा है तो ये C6 वर्टिब्रा है, मूवमेंट कम है तो ये C7 वर्टिब्रा है। तो मुझे पता चल गया कि भाई साहब का C2 वर्टिब्रा या C3 वर्टिब्रा, उसमें मोबिलिटी कम है, वो मूव नहीं कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारी तकलीफें हो रही हैं। कंफर्म करने के लिए वी कैन गो फॉर द चेक एक्सरे या फिर MRI हम करा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, पेशेंट को इस जगह ये दिक्कतें हैं। और MRI कराने की भी जरूरत नहीं है, जो साइन एंड सिम्टम है, अगर रेडिएटिंग पेन है, नर्व कंप्रेस कर रही है, तो उसको ऑलरेडी जो कोर्स ऑफ नर्व है उसमें पेन आएगा और उस तरीके से पेशेंट को तकलीफ होगी। तो पाल्पेट करके हम देख सकते हैं। पाल्पेशन का मतलब होता है छूना, छू करके सर, पाल्पेट करके देखना। हेलो। जैसे कि भाई, हेलो सर, थोड़ा सा कैमरा नीचे लीजिए ना। यस, करेक्ट करेक्ट सर, थैंक यू। ठीक है, सर सर अपना कैमरा ही ऑफ कर लीजिएगा, वरना ये रिकॉर्डिंग गलत आएगी। अपना तो वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। हम बेसिकली पाल्पेट कर रहे हैं, है ना? कहीं पर भी आप जाते हैं, पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर आपका इधर ये दबा करके देखता है, इसको पाल्पेशन बोलते हैं। वो छू करके देख रहा है उसमें टेंडरनेस कितनी है, चेस्ट में देख रहा है, कहीं देख रहा है कि अब भाई किसी भी डॉक्टर के पास जाए, पेट में तकलीफ हो तो पाल्पेट करेगा, दैट इज नोन एज पाल्पेशन। उसी तरीके से हम कैरोप्रैक्टिक में बिफोर गोइंग फॉर एडजस्टमेंट पाल्पेशन करके देखेंगे, मूवमेंट करा के देखेंगे कि कौन सी वर्टिब्रा मूव कर रही है, कौन सी वर्टिब्रा मूव नहीं कर रही है। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब वर्कशॉप लेंगे, लेकिन बिफोर वर्कशॉप अगर ऐसे ही बताना हो तो एक जैसे टेस्ट है जिसको VBI टेस्ट बोलते हैं, वेस्लो बेसलेस आर्टरी इनसफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें हम पता करते हैं कि पेशेंट का कोई वर्टिब्रल बेसलेस आर्टरी VBI इधर कंप्रेस तो नहीं कर रही है। अगर वो कंप्रेस करेगी तो उस पेशेंट में हम कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। कैसे करना है ये डिटेल में मैं उस समय बताऊंगा। दूसरा जैसे स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें हम जो सर्वाइकल स्पाइन के लिगामेंट्स हैं वो कितने स्टेबल हैं, दैट इज नोन एज सर्वाइकल स्पाइन लिगामेंट स्टेबिलिटी टेस्ट। तो स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, C2 वर्टिब्रा पे हाथ लगाया, इस तरीके से होल्ड किया,
और एक मूवमेंट ढीला छोड़िए, रिलैक्स। I will apply a gentle force that will be from anterior to posterior. आगे से पीछे की तरफ एक हम फोर्स लगाएंगे और चेक करेंगे। उस चेक करने में अगर कहीं इस प्रकार का कोई साउंड आता है, एक क्लिक साउंड आता है, दैट मीन्स द पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर सर्वाइकल स्पाइन मोबिलाइजेशन या मोबिलिटी। तो हमको क्या करना है उस केस में, पेशेंट का कायरोप्रैक्टिक नहीं करना है। बाकी आप जो कुछ चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पाल्पेट कर लिया, देख लिया, असेसमेंट कर लिया कि पेशेंट कंफर्टेबल है हमारे एडजस्टमेंट के लिए या नहीं है। दूसरा जो मेथड है, यहां से पकड़ो, दूसरा जो मेथड है पाल्पेट करने का, वो प्रोन पोजीशन में, जैसे पेशेंट हमारा लेटा हुआ है, इस तरीके से हम पेशेंट को लेटा दिए और यहाँ ऊपर से लेकर के गए। फर्स्ट जो हमें नॉच मिला दैट इज आर्च ऑफ एटलस। इसके बाद हमने पाल्पेट किया तो ये C2 वर्टिब्रा है, फिर C3 है, C4 है, C5 है, C6 है और C7 है। ये डिटेल में हम उस समय बताएंगे। पेशेंट को भी हमें मूवमेंट से पता चला कि ये मूव कम कर रही है, और उसके बाद मोबिलाइजेशन करके देखते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि वो वर्टिब्रा इन्वॉल्व है, उसी पार्ट पर हमको मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन करना चाहिए जो पार्ट हमारा अफेक्टेड हो। इतना क्लियर हुआ? सीधे ले, इतना जी क्लियर है? बढ़िया सर। हाँ हाँ बढ़िया क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछिए। अब इसमें थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो हम इसमें असेसमेंट जो करेंगे, जनरली किन किन प्रॉब्लम्स में हम असेसमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लेंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई नेक पेन है, बैक पेन है जिसमें डिस्बल्ज है, साइटिका है, हर्निएशन है, या फिर नर्व कंप्रेशन है, या फिर कोई मसल स्टिफनेस है, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड, वो सारा हम असेसमेंट करते हैं। हमारे पास कुछ जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं जो कि हम पेशेंट से स्क्रीनिंग क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। दैट विल अगेन आई एम टेलिंग यू दैट विल बी कवर्ड इन द वर्कशॉप, ड्यूरिंग द वर्कशॉप। ऐसे अगर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है तो मैं बता सकता हूँ, जैसे कि कायरोप्रैक्टिक कहाँ कहाँ नहीं करना है। प्रेगनेंसी में हम कायरोप्रैक्टिक नहीं करते हैं, कहीं पर भी अगर ट्यूमर है उस केस में हम कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनके केसेस में हम कायरोप्रैक्टिक नहीं करेंगे। 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर की एज है उसमें बहुत सावधानी से करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दैट इज नोन एज जीरियाटिक एज। 65 अबव मेल एंड 55 अबव फीमेल, उस केस में हम कायरोप्रैक्टिक नहीं करते हैं। रिसेंट इंजुरी अगर किसी को है, दैट इज नोन एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर किसी का हुआ, मान लो बाहर किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या हमारे क्लिनिक में चला है, तो ऐसा नहीं कि हम उसका कायरोप्रैक्टिक करना शुरू कर देंगे। तो रिसेंट इंजरीज में या रिसेंट ट्रॉमा अगर किसी को है उस केस में नहीं करेंगे। रिसेंट सर्जरी, किसी भी पेशेंट का अगर रिसेंट सर्जरी हुआ है, TKR हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, उसमें तुरंत ही हम कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज नोन एज बोन वीकनेस का केसेस, जिसको ऑस्टियोपोरोटिक बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को है उसमें नहीं करेंगे। कैंसर अगर किसी प्रकार का है उसमें नहीं करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस कहीं पर भी है उस केस में नहीं करेंगे। इन्फेंट का मैंने बताया उस केस में नहीं करेंगे। या किसी को बहुत जगह मल्टीपल डिस्बल्ज है उस केस में नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो डेट इज नोन एज सर्वाइकल मैलोपैथी। सर्वाइकल मैलोपैथी में भी हम नहीं करते हैं। टाइम मेरे ख्याल से 9-10 मिनट बता रहा है, तो ये सब तो पूरा भरा हुआ है। जब मैं वर्कशॉप लूंगा तो बताऊंगा। एक एडजस्टमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ सर बोल रहे थे कि एडजस्टमेंट करने के लिए, तो इस तरीके से हाँ हाँ। पेशेंट है हमारा, ठीक है। अब ये जो एक जनरल एडजस्टमेंट है दैट कैन बी डन इन अपर सर्वाइकल स्पाइन, मिडिल सर्वाइकल स्पाइन और लोअर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। तो मेन सेम मैं डायरेक्शन लेकर के जा रहा हूँ, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होता है। अपर सर्वाइकल दिस इज नोन एज वेक्टर, जिसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं नेक का, साइड बेंडिंग बोलते हैं, देन रोटेशन बोलते हैं। थर्स्ट विल बी अप्लाइड फ्रॉम माय दिस हैंड, एंड बेसिकली क्या होता है कि हमें बॉडी का वेट लगाना रहता है, हाथों का प्रयोग कम करना रहता है या नहीं करना रहता है। वी शुड अप्लाई अवर बॉडी फोर्स। और ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंबाइन करके ही एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो ये अगर मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ, दिस इज द टेक्निक विच इज नोन एज, विच द वेक्टर्स आर flexion, side bending and then rotation. I'll apply a thrust. If I will go in the opposite eyeball direction, अगर मैं अपोजिट आई बॉल की डायरेक्शन में जाऊंगा तो अपर सर्वाइकल स्पाइन का कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट होगा। अगर मैं नोज के साइड में जाता हूँ एडजस्टमेंट के लिए, वही वेक्टर मिडिल सर्वाइकल स्पाइन में जाएगा, और शोल्डर की तरफ जाऊंगा अपोजिट शोल्डर तो लोअर सर्वाइकल स्पाइन में होगा। डिटेल में, बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, वर्कशॉप में बताऊंगा।
एक सिंपल सा एडजस्टमेंट मैं करके दिखाता हूँ। इस तरीके से रखे मैं इनका लोअर्स और मिडिल सर्वाइकल स्पाइन को कवर कर रहा हूँ। रिलैक्स रखेंगे, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़ेंगे, छोड़िए, मुंह से छोड़िए, आइस को ओपन रखिए, रिलैक्स। बहुत एक बढ़िया, मैंने साउंड भी आ गया। HVT थ्रस्ट दिया, ठीक है, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट बोलते हैं। तो HVT थ्रस्ट दिया, दैट इज क्विक थ्रस्ट होता है, और क्विक थ्रस्ट हमने दिया आपको, ठीक है। आ, इसी तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, और काफी डिटेल में काफी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, बताएंगे, ठीक है। तो 5-7 मिनट बचा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ओवर टू धर्मेंद्र सर, जो आज्ञा होगी वो किया जाएगा। क्वेश्चन। हेलो। सर जी, कंधे के में दर्द हो तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? सर जी, वन बाई वन क्वेश्चन करें, वन बाई वन प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। सर, कैरोप्रैक्टिक करते वक्त थोड़ा सा ना, मैंने जो बोन अलाइनमेंट करते हैं हाथ के लिए, शोल्डर के लिए जो करा था, तो यहाँ पे ना थोड़ा पंच हो गया, तो नस दब गई है शायद। तो यहाँ से लेके ये कोने से थोड़ा ऊपर से लेके यहाँ तक मेरे को झुंझुनाट मूंगी जैसा आता है, तो उसको मैं हम्म क्या कर सकता हूँ? उसमें आप मसल्स को रिलीज करिए, नर्व्स की स्ट्रेचिंग करिए, जिसको ULTT बोलते हैं, अपर लिम टेंशन टेस्ट होता है, और उसी से हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं। यू कैन गो फॉर ड्राई नीडल थेरेपी, Exact the है ना। point is started from here, sir. Exact the point is हाँ, started from here. यहाँ से नो लेके उंगली प्रॉब्लम, तक नो चले। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर द स्ट्रेचिंग। नर्व्स की स्ट्रेचिंग करिए, नोट कर लीजिए ULTT मैंने बताया आपको। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं BMS हूँ सर। हाँ ठीक है, तो ULTT होता है, दैट इज अपर लिम टेंशन टेस्ट, जिसमें नर्व्स की स्ट्रेचिंग होती है। यू कैन गो फॉर द स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व्स, एंड यू कैन गो फॉर द ड्राई नीडल थेरेपी, दैट इज वेरी बेनिफिशियल इन दीज केसेस। कायरोप्रैक्टिक का बहुत बड़ा रोल नहीं है, दैट इज ड्यू टू द फॉल्स कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की वजह से आपका ऐसा हो गया, ठीक है। और किसको क्या सर, पूछना है, पूछिए। सुजीत जी पूछिए। सर, हाँ सर, एक बार फिर से आप एज रिलेटेड जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने बताए, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे? एज रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने ही बताया कि ऑस्टियोपोरोटिक जो पेशेंट हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट की बोन को मिनरल डेंसिटी होता है, दैट इज नोन एज BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। अर्पित ये गेट बंद कर दीजिए प्लीज, हम्म। ये गेट बंद कर दो भाई, गेट बंद करो यार, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी होता है, दैट इज नोन एज, बोन की जो हम डेंसिटी है उसको चेक करते हैं, जिसको BMD टेस्ट होता है। उसमें 3 प्रकार की हमारी बोन होती है, पहला नॉर्मल हो गया, दूसरा ऑस्टोपिनिया हो गया, तीसरा ऑस्टोपोरोसिस है। तो अगर किसी पेशेंट को ऑस्टोपोरोसिस है, उसकी हड्डियां कमजोर हैं, और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, तो देयर में भी चांसेस ऑफ फ्रैक्चर फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। एज की मैंने राइट। बात करी, एज जो होता है फीमेल्स को जल्दी मीनोपॉज जब हो जाता है, उसके बाद में बोन्स कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। तो 55 के ऊपर की जो फीमेल है उनको ऑस्टोपोरोटिक की कैटेगरी में रखा जाता है, और 65 या 60 से अबव जो मेल हैं, रेलवे रिजर्वेशन में भी जाएंगे तो सीनियर सिटीजन कंसेशन उनको उन्हीं को मिलता है, 60 से ऊपर वाले मेल को, और 55 से ऊपर वाली फीमेल को, ठीक है। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया बताया, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। आपके सामने जो पेशेंट है उसका असेसमेंट करिए। मैंने 78 साल के आदमी का एडजस्टमेंट किया है, 80 साल के आदमी का एडजस्टमेंट किया है। हो सकता है उसकी बोन बहुत अच्छी हो, काफी ताकतवर हो, बढ़िया हो, उसकी डेंसिटी अच्छा हो, तो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 55 साल से ऊपर है तो हम नहीं करेंगे। पेशेंट को देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी द पेशेंट, वी हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। सामने वाले पेशेंट को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उस पर एडजस्टमेंट करना होगा। क्योंकि सर क्रोनिक पेन के जो पेशेंट्स रहते हैं ये ज्यादातर जेरियाट्रिक पेशेंट्स रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने बताया असेसमेंट करना जरूरी ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट ही करना है। 5 ग्रेड्स मैंने बताया मोबिलाइजेशन के, उसमें से आप कुछ भी करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। इफ you are not able to do the chiropractic adjustment, don't worry, go for the mobilization। जो रिजल्ट आपको कायरोप्रैक्टिक से 3 दिन में मिल रहा है, मोबिलाइजेशन से वही रिजल्ट आपको 6 दिन में मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सेफ चलिए, सेफ काम करिए, राइट। सेफ रहना ज्यादा जरूरी है ना। ये राइट। जरूरी है कि आपका पेशेंट का हार्म ना हो, ठीक है। तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि 3 दिन में पेशेंट एक ही सेटिंग में ठीक हो जाए भाई। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम मोबिलाइजेशन करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। और किसी को सर कुछ आपने राइट। पूछना? सर एक्चुअली हम अपनी वर्कशॉप में ना सबको यही बताते हैं, तो कुछ लोग ना हमारा विश्वास नहीं करते, तो हमने सोचा हम उनका सर को लेके आए तो शायद सर की बात मान जाए। अच्छी बात है, मानेंगे तो इनका भला होगा, नहीं मानेंगे तो खुदा नहीं, ही जाने। really सर नेक्स्ट the क्वेश्चन ले लीजिए। chiropractic is very impacting, sir. मैंने पैरालाइज पेशेंट ठीक किया है। सर जो
नी पेन्स होती हैं, हम्म। उसके रिलेटेड मतलब क्या है स्पाइन से कुछ लिंक्ड होता है, या नी पेन्स इज ए डिफरेंट थिंग? घुटना अलग है बॉस, सप्लाई अलग है, हाँ, पंखा अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, गीजर अलग है। जब साइटिका की पेन होती है तो वो साइटिका, नीचे तक। साइटिका इज द कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स, जो मैंने आपको बताया कि इधर से नर्व कंप्रेस कर रही है और हाँ जी। उसका जो रूट जा रहा है उसमें आएगा पेन, लेकिन उसको नी पेन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे सर, दैट इज नॉट द नी पेन। उसके रिलेटेड कुछ आप देंगे ट्रेनिंग्स में नी पेन्स के लिए, क्योंकि बहुत क्यों नहीं पेशेंट देंगे, होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद आपने ज्वाइन नहीं किया, और हो सकता है ज्वाइन किया हो, सुना ना हो, मैंने बताया कि हाँ पेरिफेरी भी कवर होगा, वील कवर द पेरिफेरी आल्सो। सर 2 मिनट अच्छा बाकी है। सर, एक सर लास्ट सर क्वेश्चन सर को रिक्वेस्ट सर। है। सर एक मिनट, एक मिनट, आपके पास कोई ऐसे डेमो के वीडियो है तो सर प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। किस चीज ठीक का है डेमो? सर, वो सर और इसका पेशेंट का, 3 दिन का फुल पेशेंट नी का। पेन डाल देंगे, डाल देंगे। सर 3 दिन की जो सर्टिफिकेशन है, इसकी कोई मिलेगा सर्टिफिकेट ये वगैरह, जहाँ धर्मेंद्र कोई सर कोर्स बताएंगे है? आपको। ओवर टू धर्मेंद्र सर। हाँ सर, ओके। ठीक है सर। 2 मिनट धर्मेंद्र सर सर बात करेंगे आप लोगों से। हाँ, 2 मिनट के लिए मैं ले लेता हूँ। ठीक है सर। धर्मेंद्र सर हाँ, अभी किसी को अभी भी लास्ट में किसी धर्मेंद्र जी जी धर्मेंद्र सर सर, जो जो भी हमने आज बात की है ना, वो सारी की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो उससे अलग थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का जो टाइम बचा है उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो 3 डेज की जो वर्कशॉप होगी, उसमें हमारा स्पाइन की पूरी पाल्पेशन, जैसा कि सर ने बताया, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि हम टच करके ही उस पार्ट को असेस कर लेंगे, जिसके लिए हमारे एमआरआई या एक्सरे के लिए जाना पड़ता था, वो हम असिस्ट करेंगे अच्छे से, और सर उसकी करेक्शन भी बताएंगे। ये एक दिन हो गया हमारा। उसके अलावा 2 दिन में जो हम अपनी 50+ टेक्निक्स जो कवर करते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे। अब इसमें काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं सर्टिफिकेट के बारे में, तो आपको 3 दिन का स्पाइन की पाल्पेशन बोन सेटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ लोगों की ऐसी डिमांड है कि सर हमें यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आप किसी को भी चाहिए होगा, वो जब सेशन में आएंगे तब भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं। उसके जो भी चार्जेस हैं, जो भी ड्यूरेशन है, वो आपको सारी समझा दी जाएगी, तो उसके लिए कोई डाउट में ना रहे। यहाँ पे जो जेन्युइन क्वेश्चन है ट्रेनिंग से रिलेटेड, टेक्निक से, वो पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको पूछना है तो वो ग्रुप में या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बाकी तो ये है कि अब तक जितने भी बैच हुए हैं, सभी लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हुई है। 3 दिन में हम पूरी प्रैक्टिस कराते हैं कंप्लीट सभी से, वरना काफी लोग ये सोचते हैं कि 50 टेक्निक सिर्फ हमें करके दिखा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब तक जितने भी बैच हुए हैं, लगभग 7-8 हमारे बैच निकल चुके हैं, तो उनमें हर एक पर्सन को हर एक टेक्निक प्रैक्टिस कराई जाती है। तो 50 अराउंड 50 से प्लस ही सारी टेक्निक हो जाती है, तो उस डाउट में कोई भी ना जाए। कोई अगर क्वेश्चन है तो जो भी टाइम बचा हुआ है पूछ सकता है। 1 मिनट सर बाकी इस है। सर क्वेश्चन नहीं है, जो अभी नेक का जो दिखाया ना इन्होंने सर ने, नेक का जो जी कैरो किया, वो उसका एक वीडियो प्लीज मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, सर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सर के पास होगा तो भेज देंगे। और बोलिए। अच्छा सर, इसके बाद भी कोई एडवांस कोर्स है इसका? सर ये हमारी नॉलेज में, ये जो हमने ऐड कराई है सर से बात करके, ये बहुत